एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शक्ति संतुलन की प्रस्थापना पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। हमने पिछले 2 चैप्टर्स में इस विषय पर बात करना शुरू किया है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको इस विषय में कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हैं शक्ति संतुलन की प्रस्थापना है, यानी वे वैचारिक आधार जिसके आधार पर हम शक्ति संतुलन का विश्लेषण या मूल्यांकन या रणनीति का निर्माण करते हैं। पहली है इसमें वो प्रस्थापना ये है कि देशों को संधियों और संबंधों में परिवर्तन के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, इस चीज़ को आप पाएंगे, अब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दुनिया के विभिन्न देशों की स्थिति को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि देश अपने विचारधारा, अपने पूर्वाग्रह, अपने पहले के संबंध, इनको लेकर कुछ ज़्यादा ही आशंकित या अशांगित रहते। और इसका फ़र्क ये पड़ता है कि जब कोई ऐसी स्थिति खड़ी होती है, जब आपको ये मालूम चले कि जो शक्ति संतुलन बना हुआ है उसमें कोई ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो कि आपके राष्ट्रीय हितों पर असर डाल रहा है या डाल सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको नई संधियों के निर्माण के लिए, नए देशों के संबंध बनाने के लिए, पुरानों को एक बार पुनर्मूल्यांकित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे आप देखिए, हम भारत की बात करें तो हमने एक लंबे अरसे तक इज़राइल को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद 90 के दशक में जब उदारीकरण की प्रक्रिया हमने अपनाई और सोवियत संघ का पराभव हुआ, तो उसके तुरंत बाद हमने इज़राइल को मान्यता दी। और आप आज की स्थिति देखें तो इज़राइल से भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। ये इस बात को साबित करता है कि जो पहली स्थिति है ये साबित ये करती है कि हितों के संबंध का पुनरीक्षण, और दूसरा कि परिवर्तनशील अवधारणा है शक्ति संतुलन, तो इसमें ज़्यादा हार्ड लाइनर या कठोर नीतियों का अनुसरण नहीं होना चाहिए। आप और एक अतीत का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे। अभी 9 अगस्त कल ही गई है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने और युद्ध को समाप्त किया था। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि शत्रुता कितनी गहरी रही होगी। लेकिन आज की तारीख में उसके बाद से आप ये पाएंगे कि जापान और अमेरिका की दोस्ती जग जाहिर है। तो ये उदाहरण ये साबित करता है कि आपको शक्ति संतुलन के संदर्भ में इन बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि बदलाव कौन से हो रहे हैं। दूसरी जो प्रस्थापना है वो ये है कि जब दूसरे राज्य, प्रत्यक्ष आपसे नहीं, अप्रत्यक्ष से कोई दूसरा राज्य अपने शक्ति संतुलन के समीकरण को बदलने की कोशिश कर रहा है और आपके राष्ट्रीय हित उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अब ये चीज़ ज़्यादा व्यापक है। ऐसा कई बार होता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई दूसरे 2 देशों के आपसी संबंध हैं, यदि वे कुछ नई संधि करते हैं, नया समझौता करते हैं, नया अलायंस बनाते हैं, तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है इस रूप में कि यदि आपका राष्ट्रीय हित उससे प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से, तो आप वहाँ पर अपने शक्ति संतुलन के जो सिद्धांत हैं उन्हें परिवर्तित करेंगे, उन्हें बदलेंगे। तीसरा जो संकल्पना है, प्रस्थापना है, वो ये है कि किसी भी देश का इतना विनाश नहीं करना चाहिए कि उसकी संबद्ध शक्तियाँ अकेली पड़ जाएं। ये दिलचस्प है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैंने आपको पहले व्याख्यान में बताया था कि शक्ति संतुलन को कायम रखने के लिए, बनाने के लिए
युद्ध एक उपाय है। ठीक है, ये कड़वा है लेकिन है। युद्धों के माध्यम से अनेकों बार शक्ति को संतुलित किया गया है, लेकिन कई बार ये युद्ध बड़े विध्वंसात्मक हो जाते हैं कि आपने किसी देश को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। परेशानी फिर ये खड़ी होती है कि उसके जो सहायक थे उसके अलायंस में या गठबंधन में, उनका इतना दोष नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल निस्सहाय हो गए हैं। आप फिर एग्जाम्पल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लें, इटली, जर्मनी और जापान, 3 ये ध्रुवी राष्ट्र हैं, लेकिन मित्र राष्ट्रों का जो पूरा क्रोध है या जो शक्ति संतुलन को कायम रखने की कोशिश है वो जर्मनी को तबाह करने की है, और वो किया भी गया। जापान पर परमाणु बम गिरा दिए गए, युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद ये देश इस बुरी तरह तबाह कर दिए गए कि अब इनको दोबारा उठाने की जिम्मेदारी उन पर आई जिन्होंने इनको बर्बाद किया था। अब देखिए, यूरोप में जो प्लान बने, चाहे वो मार्शल प्लान हो या अन्य योजनाएं हो जो अमेरिका और मित्र राष्ट्रों ने अन्यों ने बनाई, उनके पीछे उद्देश्य यही था कि इनको दोबारा कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि इस बुरी तरह आपने इनको डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया, कि अब इन्हें खड़ा करना भी आपका एक दायित्व है। या दूसरा एग्जाम्पल अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, इराक के पास परमाणु शस्त्र या जनसंहारक शस्त्र हैं, परमाणु तो नहीं, जनसंहारक शस्त्र। इसको लेकर अमेरिका ने एक संयुक्त सेना के साथ इराक पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, ये आक्रमण संयुक्त राष्ट्र ने नहीं किया, ये अमेरिका ने किया है, ये कहते हुए कि इनके पास WMD, वेपन फॉर मास डिस्कशन हैं। युद्ध हो गया, इराक को पूरी तरह समाप्त तबाह कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को अपराध के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। आज भी बहुत से पश्चिमी राष्ट्र जो इस युद्ध में शामिल थे वो आज इराक में पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। जैसे लॉर्ड पामस्टन ने इसका बड़ा अच्छी व्याख्या की है, वो ये कहते हैं, ये इंग्लैंड के कूटनीतिज्ञ हैं, राजनयिक हैं, उनका बड़ा अच्छा बयान है, उससे हम अपने इस व्याख्यान को ख़त्म करते हैं कि इंग्लैंड का ना तो कोई अंतरंग शत्रु है, ना कोई अंतरंग मित्र है, हाँ लेकिन इंग्लैंड के अंतरंग हित जरूर है। तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत में ये जो 3 सिद्धांत हैं विश्लेषण के, 3 जो प्रस्थापनाएं हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।